तो देखिए आज की क्लास के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, राइट। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अनटचेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हम उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बेसिस पे कहा जाता है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो क्यों जस्टिफाइड, डिस्क्रिमिनेशन जो नहीं हो रहा वो उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं लोग, राइट। तो हम इन सब चीजों को समझेंगे एंड देन कल की क्लास के अंदर हम वुमेन के बारे में बात करेंगे, हम डिसेबल के बारे में बात करेंगे, तो हमारा एक यूनिट खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में एक यूनिट है, राइट ना। अब सवाल ये उठता है कि जब आप यहाँ पर इस टर्म को बोलते हो, ठीक है, द टर्म इज योर सोशल इनइक्वालिटी, राइट। जब आप इस टर्म की बात करते हो सोशल इनइक्वालिटी, आपके हिसाब से सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बताइए योर ओपिनियन। सर जो सोसाइटी होती है हमारी, उसमें जो सर इनइक्वालिटी अभी भी चल रही है, कास्ट बेस, रेशियल बेस, जैसे सर हम किसी को भी बोलते हैं, अगर किसी को हम देख लेते हैं जैसे कि वो तो काला है, अच्छा उसकी बात कर रहे हो वो तो गोरा है, या फिर ऐसे। अच्छा ठीक है, इट मींस आप ये कहना चाहते हो कि जब आप सोसाइटी की बात करते हो तो भैया सोसाइटी में इनइक्वालिटीज तो होती ही हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज का मतलब आपको रिच और पुअर के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। आप सड़क पर निकल जाते हैं, हमको बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए दिख जाते हैं, बहुत सारे जो छोटू हैं वो ढाबे में काम करते हुए दिख जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं, राइट, वो एम्स के बाहर या किसी हॉस्टल के बाहर पड़े रहते हैं, राइट। तो ठीक है, इनइक्वालिटी हमें नॉर्मली हर जगह पे दिख रही होती है। तो भाई अगर नॉर्मली हमें यहाँ पर इनइक्वालिटीज दिख रही है, सो व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। द मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? होने दो, इनइक्वालिटी तो है ना। और मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंसान पुअर है, ठीक है, तो वो गरीब क्यों है? भाई उसने पढ़ाई नहीं की होगी, राइट, वो टैलेंटेड नहीं होगा, तो ठीक है, गरीब है, राइट। देखो यार, आइडली देखा जाए ना, जो चैप्टर है दैट इज पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, वो इसी बात को दिखाता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर के अगर आप स्टार्टिंग के पैराग्राफ को पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ते हो, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यार आप जब सोसाइटी में जाते हो, सोसाइटी में आपको बतेरे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, जो पुअर हैं, बतेरे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं, राइट, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम the so-called privileged class, a kind of so-called privileged class, हमारा मानना यह है कि वो लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हम उस सोशल इनइक्वालिटी को जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सोशल इनइक्वालिटी है वो जस्टिफाइड है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, दिस इज मोर ऑन टैलेंट बेसिस रेदर देन कि वो हायरार्की में चलता हुआ आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ वी जस्टिफाइड। बट यहाँ पर जो एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करती है कि गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि भाई ये पता है इंसान गरीब क्यों है? क्योंकि काम नहीं करता, राइट, लेजी है। अब उसके लिए भीख मांगना बहुत इजी काम है, तो वही करता है, काम से और लोग होते हैं लोग। द फैक्ट इज, जो यहाँ पे स्पेनिश एक सॉरी साउथ अमेरिकन एक प्रोवर्ब है कि अगर दुनिया में ना सिर्फ मेहनत करने वाले लोग अमीर होते, तो जो दिहाड़ी वर्कर है 400 रुपए में ईंटें उठाता है तो सबसे अमीर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, हार्ड लेबर वाज रियली सच अ गुड थिंग, द रिच वुड कीप इट ऑल फॉर देमसेल्फ। जितने भी मतलब बैक ब्रेकिंग काम होते हैं, जितने भी बहुत मेहनत वाले काम होते हैं, वो सारे के सारे वही लोग करते हैं जो गरीब है, राइट। स्टिल वे से कि ये वो लोग, राइट। और ऐसा नहीं यार इन्होंने अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट ये एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये एक सोसाइटी का एक इस तरीके का उन्होंने पैटर्न क्रिएट किया हुआ, जो प्रिविलेज क्लास है वो कभी भी इस क्लास को ऊपर बढ़ने नहीं देता, ठीक है। यार ये तो मतलब सिर्फ मूवीज में होता है ना, जो अमिताभ बच्चन की मूवीज आती थी पहले कि बहुत गरीब था, बहुत मेहनत की एंड देन वो अमीर हो गया, ऐसा फिल्मों में ही होता है, राइट। और उस फिल्मों में दिखाया गया कि वो भी लीगल प्रैक्टिसेस करता है तब जाकर वो अमीर होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो एक प्रेजुडिस है, हमारा जो एक परसेप्शन है, राइट, वो थोड़ा अलग, ठीक है।
हमारा परसेप्शन मानना ये है कि अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो सोसाइटी है, सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड दैट्स लीड टू अवर न्यू टॉपिक, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी इंस्टीट्यूशन। दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें साथ साथ पढ़ना है। सोशल इनइक्वालिटी जैसे मुझे एक बात बताओ, जब आपने सोशल इनइक्वालिटी पढ़ा तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आया? दैट इज रिच एंड पुअर, राइट? अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर कोई पर्सन रिच है तो वो रिच क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है? उसके पास पैसा है, उसके पास जमीन है, उसके पास बंगलो है, उसके पास कैपिटल है, सब कुछ है, राइट? गरीब जो पर्सन है उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? और देखो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये आपके तीन तरीके के होते हैं, जो यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है। जो यहाँ पर आपके रिसोर्सेज है वो तीन तरीके से डिसाइड होते हैं। पहला आपका इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब कि वो जो प्रिविलेज आपको मिल रही है, ठीक है, वो जो प्रिविलेज जो आपको मिल रही है, सही? तो वी हैव दिस इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है? तो फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक कैपिटल, वो प्रिविलेज जो आपको मिली हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, मकान है, घर है, इकोनॉमिक कैपिटल, राइट? द सेकंड इज योर कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल जिसमें आपको बताते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, राइट? तो सोशल कैपिटल मतलब आपका यहाँ पे जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कितना बड़ा है, ठीक है? ये समझ में आ गया, राइट? नेक्स्ट, अब देखो आइडली देखा जाए तो बोला ये जाता है कि आपका जो इकोनॉमिक कैपिटल है, आपका जो सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल है, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड, ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड मतलब एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास पैसा है, एग्जैक्टली, अगर मेरे पास पैसा है, फॉर एग्जांपल आपके पापा आपके एजुकेशन पे इसलिए खर्च कर पा रहे क्योंकि उनके पैसा है, राइट? तो अगर आपके पास पैसा है तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आप जिस कॉलेज में जाओगे ना, वहां पर भी एजुकेटेड लोग ही होंगे और आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए तीनों इंटरलिंक्ड है। जहां पर ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक कैपिटल आपके कल्चरल कैपिटल को सपोर्ट करता है, वो आपके सोशल कैपिटल को सपोर्ट करता है, बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस वो बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? एंड सोसाइटी में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसी को आप सोशल इनइक्वालिटी कहते हो। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है? देखो आइडली हमें ये लगता है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज आ रही हैं, जो मैं अभी पहले भी बात की थी, वो टैलेंट के बेसिस पर आ रही है, ठीक है? तो सोशल इनइक्वालिटी किस लिए आ रही है? टैलेंट के बेसिस पे आ रही है। बट हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि दिस इज मोर अबाउट कि सोसाइटी ने क्रिएट किया है, राइट? अगर वो इंसान जो काम करना चाहता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है भैया, वो काम तो कर पाएगा ना। सो दिस इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन व्हिच इज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल टू इट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में समझा चुका हूँ। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपने इन्हें हायरार्की में बनाया। इवन दो दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ना सिस्टम, ठीक है? वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण को टॉप पे रखा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, एंड आपने ये देखा है कि इस वर्ना सिस्टम के बेसिस पे भी रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं, ठीक है? इसके बेसिस पे रिसोर्सेज डिवाइड होने का मतलब कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, अगर क्षत्रिय हो तो कम होंगे, वैश्य होंगे तो उस तरीके से, शूद्र होगे तो आपको अलाउड ही नहीं होगा बहुत सारी चीजें करना। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग आपने सोसाइटी के रिसोर्सेज को डिवाइड करना शुरू कर दिया। पहले एक बात होता है, जो राजा महाराजा होते थे, जो क्षत्रिय क्लान से थे, सारी जमीन उनके पास तो होती थी, ठीक है? जो सारी जमीन थी वो उन्हीं के पास होती थी। आगे से इतना समझ में आ गया, ठीक है? चलो, तो भैया ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें आपने पूरी की पूरी सोसाइटी को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सोसाइटी का कैटेगराइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द, मतलब आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है, राइट? ये समझ में आ गया? और देखिए हमें ये पता है, ये समझने की जरूरत है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल। मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मैंने ये नहीं बोला कि भैया मैं ही रूल करूंगा, मैं ही गवर्न करूंगा। मोटा मोटी मेरे पास रिसोर्सेज क्यों है? बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दैट प्रिविलेज क्लास, राइट? जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब आपकी सफिशिएंट, आप कह सकते हो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था,
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब आप उतना ही ग्रो करते थे कि आप अपने आप को फीड कर पाओ, ठीक है। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, तो वो उतना ही तो ग्रो कर पाते थे कि आप खुद को या खुद की फैमिली को फीड कर पाए। कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था। तो अगर आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो शेयर या जो सोशल डिफरेंसेस होंगे वो भी तो कम होंगे। एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे गांव में, ठीक है, मेरे गांव में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग मिलके 1000 kg ग्रो करते हैं वीट को, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? हो सकता है किसी के पास 200, किसी के पास 500, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा ना। बट अगर मैं इंडियन सोसाइटी को देखता हूं जो सरप्लस सोसाइटी है, ठीक है, सरप्लस सोसाइटी में क्या होता है, किसी के पास 10 किलो भी नहीं आएगा और किसी के पास 1 लाख किलो भी होगा। दिस इज द डिफरेंस। आज इंडिया में कहा जाता है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, सॉरी, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, राइट, तो आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। 15,000 रुपए कुछ नहीं होते आज के टाइम पे। बट इट वाज लाइक कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए, तो यू आर लिविंग, मतलब यू आर स्टैंडर्ड लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इससे भी कम है। अब आप अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, उनके पास तो बतेरा पैसा है ना, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि गूगल का एग्जांपल ले लो यार, गूगल के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, राइट। तो वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि डिफरेंस बहुत है। इंडिया में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, राइट। 2 वक्त की रोटी का मतलब वो दिन में, अगर वो रूरल एरियाज में रहते 27 रुपीज नहीं कमा पाते, अर्बन एरियाज में रहते 32 रुपीज नहीं कमा पाते। इंडिया में 30 करोड़ लोग ऐसे जो 30 रुपए भी नहीं कमा पाते, और अंबानी अडानी वो एक एक घंटे में करोड़ों छापते हैं। डिफरेंस क्यों? बिकॉज आज आपकी जो इकोनॉमी है वो सरप्लस इकोनॉमी हो चुकी है। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब आपके पास जितना आपका यूसेज है उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एंड इस रिसोर्सेज को आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। दूसरा, देखिए जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, वो मतलब आप कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। एग्जांपल देता हूं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास की बात करते हो। इफ यू आर क्षत्रिय, आपके पास, आप लैंड ओनिंग क्लास, आपके पास जमीन है, वो जमीन आगे भी तो पास ऑन होगी। जब वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से आगे पास ऑन होगी, तो वो जो बंदा है, जो नया जनरेशन का पर्सन है, वो भी तो उस प्रिविलेज को यूज करेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट सेक्शन से ही वो खत्म हो जाता है। और हमेशा याद रखना कि जो भी इंसान की सोशल पोजीशन है, ऑलरेडी वो सोशल पोजीशन क्यों है? बिकॉज ऑफ इट देयर पेरेंट, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर हैं, तो भैया आपकी भी औकात उतनी होगी, राइट, चाहे आप उस लेवल के हो या ना हो। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की है कि एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है वो स्क्राइब्ड होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आप एक लाहौर, मतलब एक ब्लैक स्मिथ फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको भी ब्लैक स्मिथ ही बनना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स गरीब थे, तो आपकी गरीब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, राइट, बिकॉज दिस इज स्क्राइब्ड। और इस स्क्राइबाइजेशन को इनफोर्स कैसे किया जाता था? विद द हेल्प ऑफ इंडोगैमी, कि भैया अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में शादी करोगे, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय में शादी करोगे। तो आपने क्या किया? आपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हमारी जो क्लास है ओवरऑल वो सेम पोजीशन या सेम हायरार्की को मेंटेन करके रखे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। और देखो यार, पता है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि एक टर्म होता है प्रेजुडिस, ठीक है। होता ये नॉर्मली कि अगर आपके मतलब कुछ लोगों को लेकर ना हमारा बिलीफ होता है, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे कुछ लोगों को बिलीफ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, जाटों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जाटों, ठीक, तो जाटों के बारे में कहा जाता है, अगेन परसेप्शन है, राइट। जाटों के बारे में कहा जाता है कि उनकी बुद्धि कम होती है, ठीक है, उनका दिमाग गोटे विच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, आपने जो हायरार्की बनाई है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये जो हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, ये कुछ पैटर्न, कुछ बिलीफ सिस्टम से भी इन्फोर्स होती है। जैसे वर्णा सिस्टम जो था, या जाति सिस्टम जो था, वो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की बात करता है कि अगर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो आप प्योर क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप शूद्रा हो तो आप पॉल्यूटेड हो, राइट। वो भी ये बताने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर ये जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपका बर्थ, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली में हुआ है तो यू आर अ प्रिविलेज, अगर किसी में और में हुआ है तो आप अंडर प्रिविलेज में आते हो, राइट। तो यार यही वो चीजें हैं जो सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देती हैं। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, चलो। अब देखिए, जो आप सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, हमें ये लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे हो रहा है कि भैया रिच और पुअर के बेसिस पे हो रहा है। नहीं, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे और भी होता है। रिलीजन है, कास्ट है, कम्युनिटी है। इंडिया में तो देख रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। उनके बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन में आपको एक टर्म समझ में आती है, एंड दैट टर्म इज प्रेजुडिस। एंड दैट टर्म इज प्रेजुडिस। देखिए, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्री कंसेप्शन। क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, चलो। सो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्री कंसेप्शन, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन का मतलब, अगर मेरे सामने कोई कम्युनिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुस्लिम्स का एग्जांपल लेता हूं, राइट। अगर मेरे सामने मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और मेरा उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो यार मैं क्या सोचूंगा? मैं तो यही सोचूंगा ना कि ये ऐसे थे या वैसे थे, ऐसे थे। जो चीजें मैंने सुनी है, ऑब्वियसली मैं उनसे मिला नहीं हूं, मैंने बात नहीं की, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ चीजें सुनता हुआ आया हूं, तो मेरा परसेप्शन भी वैसा बन जाता है, राइट। तो अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन से मेरा इंटरेक्शन होता है इन फ्यूचर, तो वो तो जो प्रेजुडिस है, मेरा जो प्री कंसेप्शन है, वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, कि भैया वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, राइट। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो बनारस के पांडा होते हैं, ठीक है, जो बनारस के पंडित होते हैं वो ठग होते हैं, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो जब आप बनारस जाते हो ना, अगर घूमने भी जा रहे हो, तो आप बहुत मतलब कॉशियस रहते हो, भाई साहब किससे बात नहीं करनी, कोई कुछ फालतू बोलेगा नहीं बात करनी, ये नहीं करना, ठीक है। परसेप्शन। हो सकता है वहां के लोग बहुत अच्छा, बिकॉज आपने वो चीजें सुनी हुई है, इसलिए आप ये कर रहे हो। जैसे कई लोगों को बोला जाता है कि वो बहुत लेजी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लास में जब चैप्टर पढ़ा था मारवाड़ी, बिजनेस क्लास है, बिजनेस मतलब गुजराती बिजनेस क्लास है, ये परसेप्शन है हमारा, बार बार ये चीज सुनते हुए आए। हो सकता है कोई गुजराती जॉब भी करता हो, ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में सारे बिजनेस ही करते हो, परसेप्शन है, राइट। कुछ लोगों को मार्शल रेस कहा जाता है। मार्शल रेस जो ये सरदार होते हैं या फिर जाट होते हैं, बिल्कुल मार्शल रेस, ठीक है, बहुत लड़ाकू हैं, बहुत करेजियस हैं, राइट, बहुत ब्रेव हैं, कहा जाता है। जरूरी नहीं है ना कि सारे हो, ठीक है। अगेन परसेप्शन है, राइट। और देखो, जब ये परसेप्शन ना जब ये परसेप्शन स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब ये परसेप्शन आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और देखिए, डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करना, आप ये कह सकते हो कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन को बताना कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू देने गया, ठीक है, एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मान लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट और रिलीजन हो। अगर इंटरव्यूअर को मेरी कम्युनिटी नहीं पसंद, तो बोल देगा ना यू आर नॉट टैलेंटेड, निकाल दिया, राइट। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि आई एम टैलेंटेड? तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की है कि भैया कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसको टैलेंट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आइए, अब जब यहाँ पे टैलेंट का नाम दिया जाता है उस डिस्क्रिमिनेशन को, देन इट लेड टू सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। देखिए, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सोसाइटी से बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, राइट। और यहाँ पर जिस पर्सन को आप एक्सक्लूड कर रहे हो ना, उसके पास खुद की चॉइस नहीं है कि एक्सक्लूड करना चाहते हो नहीं करना चाहते, राइट। जैसे मेरे पास ये चॉइस है कि मैं एप्पल के शोरूम में जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ एप्पल वाले ने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, राइट। ये मेरी चॉइस है, मैं जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ, नहीं जाना चाहता नहीं जा सकता, राइट। मुझे पब्स में जाने का शौक नहीं है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा पब्स वालों ने मतलब या जो पार्टी हॉल्स होते हैं उन्होंने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। भाई ये मेरी चॉइस है, बट सोशल जो रियल सोशल एक्सक्लूडेड ग्रुप है, ठीक है,
उस रियल सोशल एक्सक्लूडेड ग्रुप के पास ऑप्शन नहीं है ना, जो पहले अनटचेबिलिटी चलती थी एंड दे वर फोर्स्ड कि आपको आउटस्कर्ट पे रहना है, मतलब जो अनटचेबल्स को बोला जाता था आपको गांव के बाहर रहना है, दे वर फोर्स्ड टू डू सो, वो विलिंगली नहीं रहना चाहते थे और उन्हें फोर्स किया गया, सोशल एक्सक्लूजन। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये देखो सोशल एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया उसके थ्रू वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ है नहीं, ठीक है। और यार पता है कोविड फर्स्ट वेव आई, ठीक है, मोदी साहब ने लॉकडाउन लगा दिया था, डर का माहौल था, बहुत ज्यादा ही डर का माहौल था, राइट। आप घर से बाहर से सामान लेकर आते थे उसको भी सैनिटाइज करते थे, आप तुरंत आते थे, तुरंत बाथरूम में जाके नहा रहे हो, राइट। अगर आप किसी का सुनते थे कि उसको कोविड हो गया, देन आप भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते थे कि भैया वो बच्चा है, मरे ना, ठीक है, बिकॉज आप पूरे वर्ल्ड में यही सुन रहे थे, आपका एक प्रेजुडिस बना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वेव आई, देखिए लोग और डरे, थर्ड वेव ओमिक्रॉन से आया था, केसेस 1 लाख तक पहुंचे, फिर डाउन हो गए, कुछ हुआ नहीं। अभी इंडिया में अभी जो रिसेंटली हुआ था, ठीक है, मतलब ये अप्रैल के महीने में केसेस बहुत बढ़े, राइट, कुछ बंद नहीं हुआ, राइट, बस मास्क थोड़ा मैंडेटरी कर दिया, वो भी लोग नहीं पहनते, उसके ऊपर भी चालान नहीं कर रहे, राइट। तो पता है बोला ये जाता है किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, राइट। मैं इस चीज को यहाँ से इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि जिस सोशल एक्सक्लूडेड क्लास को, मतलब या जिस कम्युनिटी को आपने एक्सक्लूड किया ना, आपने निकाल दिया या फिर आपने बोला कि हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। जैसे बहुत सारे हिंदू अपर कास्ट में मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया कि वो मंदिर में जाए, उन्होंने अपने अलग अलग मंदिर बना लिए, देखिए उनकी अलग पूजा पाठ होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर अब वो खुद नहीं आना चाहते आपके साथ, राइट। तो कई बार जो अनटचेबल्स होते थे वो ये कहते थे कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी, वी आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो वही चीज समझाने की कोशिश हो रही थी कि जो अपने राइट्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे, अपने राइट्स को लेकर जो मूवमेंट्स हुए थे, उन मूवमेंट्स ने सोसाइटी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया था, ठीक है। और जो सोशल चेंजेस आ रहे थे, उन सोशल चेंजेस की वजह से जो पूरा फाउंडेशन था वो हिलना शुरू हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट अगर आप बात करो, दैट इज कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। कास्ट सिस्टम को आई गेस आप थे उस क्लास में, ठीक है, जब कास्ट पढ़ा रहा था ना, राइट। तो कास्ट सिस्टम, कास्ट, वर्ना, जाति, राइट, कास्ट में क्या क्या होता है, एंडोगेमी होती है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। तो हमने चीजों को समझने की कोशिश की थी कि कास्ट एक्चुअल में होता क्या है। पहले जब वर्ना सिस्टम था, जब रियल वर्ना सिस्टम था, तो वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता था, डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे होता था, बट अब वो किसके बेसिस पे, दैट इज योर बर्थ के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि हर कास्ट को एक ऑक्यूपेशन के साथ जोड़कर देखा जाता था कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको वही ऑक्यूपेशन करना होगा, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे उनका सोशल स्टेटस डिसाइड होता था, राइट। देखो और दूसरी चीज बोला ये जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वाज सपोज्ड टू बी शार्पली सेपरेटेड। मतलब देखो जो मैंने आपको बोला था ना स्ट्रैटिफिकेशन वाला, स्ट्रैटिफिकेशन में आपको क्या बोला था मैंने कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम में ये आपकी सोशल प्रिविलेज को शो करता है कि भैया अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी, शूद्र हो तो कम प्रिविलेज मिलेगी। बोला ये जाता है कि ये जो वर्ना सिस्टम है, जो सोशल स्टेटस है, उसका और इकोनॉमिक स्टेटस का लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो इसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। उसकी शायद एक पता नहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो तारक का रूल करता है,
तारक मेहता का, राइट? उसका एक मतलब शेर है कि अगर आपकी जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। अगर आपकी जेब के अंदर लाखों ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको लाख रुपए और देने के लिए लाखों मिल जाएंगे। और आपकी जेब में अगर कुछ भी ना हो ना, कोई नहीं आता। तो सिमिलरली आप अगर ये कहना चाहते हो कि ये आप सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस को अलग अलग करोगे, तो आपकी भूल है, बिकॉज दिस इज ओवरलैप। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि मोस्टली अगर देखा जाए, ब्राह्मण को ये बोला जाता था कि आपको वेल्थ एक्युमुलेट नहीं करना, ठीक है? तो भैया वेल्थ के बेसिस पे कौन हायरार्की में है? वेल्थ के बेसिस पे आपका किंग हायरार्की में है, राइट? बट किंग को अपने हर एक एक्शन को करने के लिए ब्राह्मण का सपोर्ट चाहिए ना, और पूजा पाठ और बाकी चीजें, ठीक है? तो यहाँ पर आइडली देखा ये जाता है कि ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम जिसको आप अलग अलग करना चाहते थे, इट इज इंटरलिंक, वो साथ में है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये कॉन्साइड हो जाता है और इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ये समझ में आया? चलो ठीक। अब देखो यार, तो वही चीज आगे भी समझाइए कि जो हाई कास्ट के लोग हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं। अब ये जो ऑक्यूपेशन को लेकर जो ये वेरिएशन आ रही है ना, वो रिलेटिवली कम हुई है। वेरिएशन कम होने का मतलब, पहले क्या होता था कि ऑक्यूपेशन इज डिफाइंड। ऑक्यूपेशन इज डिफाइंड का मतलब कि आपको वही करना है जो आपके फादर करते थे, अब जरूरी नहीं है, लेस रिजिड हुआ है। एंड जो हम ये बोल देते ना कि अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप अमीर होगे, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो गरीब होगे, अब वो परसेप्शन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ है, ठीक है? तो वो चीजें होनी शुरू हुई है, ठीक है? आई गेस इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है जानवी। अब देखो, इस तरीके का एक सिस्टम साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता था, विच इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है? तो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था विच इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड सिस्टम होता क्या था? अपार्थाइड सिस्टम इज अ पॉलिसी ऑफ segregation based on racial discrimination। मतलब रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो। भाई साउथ अफ्रीका में 14% आपके व्हाइट पीपल थे, मोर देन 80% आपके ब्लैक्स थे, और ये जो व्हाइट्स थे विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, ठीक है, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। 1948 में तो लॉ बना दिया था उन्होंने अपार्थाइड को जस्टिफाई करते हुए, राइट? आपके जितने भी रिसोर्सेज थे, मतलब आप ये मानिए कि जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए अलग घर, अलग रेस्टोरेंट, अलग हॉस्पिटल, सब कुछ अलग था। जो व्हाइट थे उनके लिए सब अलग था, राइट? तो वो एक अपार्थाइड सिस्टम था, और इस अपार्थाइड सिस्टम को इस बात से को लेकर जस्टिफाई किया गया, जहां पर ये बोला कि अगर आप व्हाइट हो तो आप प्योर हो, अगर आप ब्लैक हो तो आप इंफीरियर हो। बोला तो 14% लोग थे और 80% लोग थे ये बोलते थे कि आप सुपीरियर हो, ये, राइट? इसके खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। नेल्सन मंडेला ने प्रोटेस्ट किया, एंड लेटर ऑन 1994 के अंदर उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है? तो अपार्थाइड सिस्टम को वो खत्म कर देते हैं। आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे जो हम बात करते हैं दैट इज अनटचेबिलिटी, राइट? देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको दो शादियां बताई थी, टू टाइप ऑफ मैरिजेस होती हैं। एक होता है आपका अनुलोम, दूसरा होता है प्रतिलोम, बताया था? यस सर। तो दो शादियां थी, एक था आपका अनुलोम, दूसरा था आपका प्रतिलोम। आपको वैसे नहीं जानना बट ठीक है। प्रतिलोम में क्या होता था कि अगर कोई गर्ल हाई कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, वो किसी लो कास्ट बॉय से शादी कर लेती है, लो कास्ट मान लेते हैं शूद्रा से शादी कर लेती है, तो उनका जो प्रोजेनी होगा उस प्रोजेनी को आप चंडाल कहते थे या फिर अनटचेबल कहते थे, राइट? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था चांडाल वाला, वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे था, ठीक है? तो वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे था, और ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो बेसिस था, ये चांडाल के लिए सबसे ज्यादा एक्सट्रीम था, ये अनटचेबल्स के लिए सबसे ज्यादा एक्सट्रीम था, ठीक है? सबसे ज्यादा एक्सट्रीम का मतलब, शूद्रा तो तब भी आपके गांव में रह लेते थे, इन्हें ये बोला जाता था कि आपको आउटस्कर्ट पे रहना है, ठीक है? आपकी एंट्री मार्केट में करेक्ट 12 बजे होगी, ठीक है? 12 बजे क्यों? बिकॉज इस टाइम पे आपकी शेडो बहुत छोटी पड़ती है,
शैडो नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि नून का टाइम होता है, क्योंकि आपकी शैडो बहुत छोटी बनती है, ठीक है। मतलब यहाँ तक कहा जाता था कि अगर आपकी शैडो किसी में पड़ गई तो पॉल्यूट हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फिर से वो पूजा पाठ वाठ करनी पड़ेगी। तो अनटचेबिलिटी। और जब वो मार्केट में आते तो अपने साथ एक फटा हुआ बैम्बू लेके आते, धप 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 करके एंट्री होती थी कि लोगों को बचा दे, चांडाल आ रहे हैं, छुप जाओ। तो ये एक चीजें थी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। यहाँ तक समझ में आ गया? और पता है ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, अनटचेबल्स को एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिटी, सबऑर्डिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन सब फेस करने को मिला था। जो भी लो ग्रेडेड वर्क होते थे वो नहीं करने होते थे। जैसे रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर आपको ड्रम बजाना है, राइट, आपको सर झुका के मतलब पूरे रास्ते खड़े रहना है, राइट, आपको लोगों के जूते उठाने हैं। तो ये वो काम थे जो उनको दिए जाते थे, और कई बार देयर वाज अ फिनोमेना ऑफ सेल्फ ह्यूमिलिएशन, राइट, उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें पे नहीं किया जाता था, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो वो लोग फेस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? राइट। एंड देखिए आज भी ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हम इनके लिए, अनटचेबल्स के लिए यूज करते थे, आज भी बहुत डेरोगेटरी होते हैं, जिनको बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी ने जब इस प्रॉब्लम को समझा तो उन्होंने अनटचेबल्स को एक नाम दिया था जिसको हरिजन, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। बोलिए। जैसे सर जो आपने कहा कि बहुत सारे अलाउड नहीं थे वर्ड्स, जैसे यार मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो जब ये दोबारा होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, लेटर ऑन जो दलित्स हैं, एक दलित नाम पॉइंट हुआ, आज भी बहुत सारे लोग दलित वर्ड यूज करते हैं। दलित जो वर्ड है वो बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं दिया था, ठीक है, और ना ही उन्होंने पॉइंट किया था, ना ही वो यूज करते थे। बट आज दलित्स को एक आइडेंटिटी के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। आज दलित्स को एक आप ये कह सकते हैं कि एक रिकॉग्नाइज क्लास के तौर पे देखा जाता है, और आपका एक पैंथर मूवमेंट हुआ था, दलित पैंथर मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद इनकी जो रिकॉग्निशन है वो रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए साहब, नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव। कि सभी को पता था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए आपको एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रिटिशर ने इनिशियली इस पर ध्यान नहीं दिया था। 1932 के अंदर वो एक कमरल अवार्ड लेकर आते, ठीक है, जहां पर ये बोला जाता है कि हम शेड्यूल कास्ट को जो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिस्ट निकालते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ये वो लोग हैं जिनको थोड़ी हेल्प की जरूरत है, राइट। तो वो सब ब्रिटिशर ने किया। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़ा काम जो पास्ट को शायद कंपनसेट करने के लिए किया था दैट इज रिजर्वेशन, ठीक है। स्टेट असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर हमने उन्हें रिजर्वेशन दिया, स्कूल के अंदर रिजर्वेशन है, कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन है, तो वो दिया गया, ठीक है। रिजर्वेशन का जो बेसिस था वो पॉपुलेशन था, कि बोला ये गया आपकी जितनी परसेंट पॉपुलेशन है उस परसेंटेज के बेसिस पे हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। उसके अलावा देखा जाता है कि ब्रिटिशर ने पता है एक कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट लेकर आए। देखो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, अब इसके पीछे कहानी है, जब आगे हम पढ़ेंगे। कहानी ये है कि यार 1832 के अंदर ना, एक सेकंड, 1832 1833 के अंदर जो 1832-1833 के अंदर आपका एक नया एजुकेशन सिस्टम आया था इंडिया में, जिसको मैकेले लेके आए। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम आना शुरू हुआ। इसी टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला ये गया था कि आपको हिंदूज को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ऑलरेडी एक प्रिविलेज क्लास है, वो क्यों छोड़ना चाहिए, राइट। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ये बोला जाता था कि भैया आप शिफ्ट हो सकते थे,
क्योंकि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आपकी जो सोसाइटी, आपकी जो हिंदू सोसाइटी, वो आपको एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपने आप को एकोमोडेट कर लो उसमें, क्रिश्चियनिटी में, तो वो कन्वर्ट होना शुरू कर। तो अब बोला ये गया कि जब आप कन्वर्ट होते हो ना, राइट, तो आइडली मतलब एक नॉर्म था सोसाइटी के अंदर कि अगर आप कन्वर्ट होते हो, ठीक है, तो आपसे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो छूट जाएगा, मतलब आपकी जो फादर की प्रॉपर्टी है वो पास ऑन नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 आया, यहाँ पे दलित को ये बोला गया कि अगर आप रिलीजन चेंज करते हो, ठीक है, या फिर आप अपने रिलीजन को ही प्रोफेस करते हुए स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका रिलीजन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात कास्ट रिमूवल एक्ट विच इज सोनली फॉर द दलित पीपल, ताकि उन्हें वहां पे एडमिशन मिल सके स्कूल्स के अंदर, राइट। गवर्नमेंट अभी रिसेंटली 93rd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी 2005 के अंदर, ठीक है, जहां पर सेम बात बैकवर्ड क्लास के लिए बोली गई थी कि हायर एजुकेशन के अंदर उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1991 के अंदर या आप 1990 के अंदर जब बीपी मंडल कमीशन आया, हम बात करेंगे, ठीक है, उसने रिजर्वेशन देने की बात की थी और बीपी सिंह ने रिजर्वेशन दे दी थी ओबीसी को, जिसको लेकर बहुत राइट्स हुए थे, बाकी चीजें हुई थी, राइट। उसके अलावा देखा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, विच इज कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989। 1989 का जो एक्ट है, ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि मान लीजिए मैं दलित हूँ, ठीक है, आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला, मैं सीधा कोर्ट में केस कर दूं कि आपने मुझे ह्यूमिलेट किया। नाउ यू हैव टू प्रूफ कि आपने नहीं किया, मुझे प्रूफ नहीं करना, मुझे जाके कोई प्रूफ नहीं देना। मैंने अगर सिर्फ यही जाके बोल दिया ना कि आपने मुझे ह्यूमिलेट किया, आपने मुझे गाली दी, ठीक है, एससी होने की वजह से, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि आप इनोसेंट हो। नॉन बेलेबल वारंट है, बेल भी नहीं मिलेगी, राइट। इसका गलत इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड में हुआ क्या कि एक लैंड को लेकर डिस्प्यूट था, ठीक है, मतलब एक जमीन को लेकर थोड़ा बहुत गांव में हो जाता है, तो एक बंदे ने जाकर सुप्रीम मतलब केस कर दिया कोर्ट में, जहां पर ये बोला कि क्योंकि इस पर्सन ने मेरे जमीन पे कब्जा किया है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मतलब ये एट्रोसिटीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट में आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भैया हर चीज में थोड़ी आएगा, दिस इज द लैंड डिस्प्यूट, तुम्हें गाली दी, तुम्हें कुछ बोला, ये बताओ ना, ठीक है। नाउ द अदर पर्सन हैव टू प्रूव कि उसने गाली नहीं दी, उसने कुछ ऐसा नहीं बोला, जबकि लैंड डिस्प्यूट को वो अलग डिस्प्यूट बना रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। बट हाँ, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो कि दलित के फेवर में है, राइट। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लॉ बनाने से ना चेंजेस नहीं आते, ठीक है। सिर्फ कानून बनाने से अगर बदल जाता तो कुछ बदला होता। सोशल चेंजेस इज समथिंग व्हिच इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और सोशल चेंजेस इज समथिंग जो सोसाइटी लेकर आती है, कोई भी लॉ नहीं लेकर आता, राइट। तो एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी मास्क को मैंडेटरी किया हुआ है, राइट। कोविड के टाइम पे भी मैंडेटरी था मास्क पहनना, उस टाइम लोग पहनते थे, 2 मास्क पहनते थे, अब कोई नहीं पहनता। अब निकल जाओ ना यार, कौन पहनता है, मैक्सिमम लोग अब वो नहीं पहने दिखेंगे। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लॉ, लॉ तो बना हुआ ना, ठीक है। मतलब मैं यहाँ स्टडी मेट में जब तक रहता हूँ मास्क नहीं पहनता, राइट। जब मैं अपने लेन में आता हूँ मास्क उतार देता हूँ, पहले तो घर से बाहर निकलते भी चेक करते थे मास्क पहना कि नहीं। तो लॉ उस टाइम पे भी था, लॉ भी है, बट सोशल चेंज सोशल कॉन्शियसनेस की वजह से आता है, मतलब वैसे नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर उस मतलब सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इन सब ने बहुत काम किया था, ठीक है। आगे जितना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज योर अदर बैकवर्ड क्लास। और आज अच्छा बैकवर्ड क्लास आदिवासी स्ट्रगल, हम ये 2 टॉपिक और कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो वुमेन स्ट्रगल वाला पार्ट है ये हम कल करेंगे।
कल करेंगे या सैटरडे करेंगे? चलिए बैकवर्ड क्लास। देखिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द अदर बैकवर्ड क्लास। शेड्यूल ट्राइब का तो हम सभी को पता था कि क्या सीन है, राइट? यहाँ पर मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, जवाहरलाल नेहरू ने एक कमिटी फॉर्म की थी विच इज कॉल्ड काका कलेकर कमिटी 1953 के अंदर, ये जानने के लिए क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर भी क्या ऐसे कास्ट हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या सोशली बैकवर्ड है, राइट? इन्होंने रिपोर्ट दी बट ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे कंडीशन बहुत खराब चल रही थी इंडिया में, राइट? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप ओबीसी की बात करते हो तो ओबीसी कौन होता है? जब आप बोल रहे हो अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास, ये होते कौन? देखिए इनको जिस तरीके से हम आदिवासी को डिफाइन करते हैं सेम उसी तरीके से हम इन्हें भी डिफाइन करेंगे कि वो लोग होते हैं जो ना ही फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, ठीक है, और ना ही वो कंप्लीटली बैकवर्ड क्लास में आते हैं और दलित में आते हैं। फॉरवर्ड कास्ट मतलब रिच, ठीक है, और दलित मतलब जो डाउन रोडर में, ठीक है, डाउन रोडर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है? और ये जो आप ये कह सकते हैं कि जो ओबीसीज हैं वो हर रिलीजन में होते हैं, ठीक है, हिंदुज्म में भी है, इस्लाम में भी है, तो हर एक रिलीजन का मिक्सचर है, राइट? नाउ देखो सदर्न स्टेट में क्योंकि ओबीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर देखा गया है कि वो जो अवेयरनेस थी, वो जो फाइट था इन सब चीजों को लेकर, वो पहले उठा था। तो वहां पर उनको जो रिजर्वेशन है, जो उनको प्रिविलेजेस है, वो बहुत पहले मिल गए थे, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिले थे। नॉर्थ इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी 1977 के बाद, इमरजेंसी के बाद, और जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। जनता पार्टी में आपका स्मॉल साइंस है, तो जनता पार्टी ने बीपी मंडल कमीशन फॉर्म किया था एंड उसके बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फिर शांत हो गया। 1989 के अंदर जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए 1990 में इसको पास करवा दिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जहां पर ये बोला गया कि अब 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओबीसी ये बोलते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन का 41% है। आपने बोला था कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलेगा, so why 27%, why not 41%? इंदिरा गांधी केस में थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक लिमिट लगाई थी कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए ओबीसीज के अंदर ना आप ये बोलते हैं कि डिस्पैरिटी बहुत है। कुछ ओबीसी जैसे मैं भूमिहार की बात कर रहा था, उनके पास तेरा पैसा है, लैंड ओनिंग क्लास आती है, पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल पावर बहुत है, राइट? कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है। आपने वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सुना होगा, सुना? अगर आप क्रीमी लेयर में आते तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है पर ईयर तो आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा, ठीक है, राइट? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज आदिवासी स्ट्रगल। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने जना ट्राइब्स के बारे में बात की कि क्या होते हैं, राइट? क्या हिंदू फोल्ड में आते हैं, नहीं आते? बट ठीक है, ट्राइब्स को लेकर हमारा अपना परसेप्शन है कि हिली एरियाज में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज के रहते हैं, इनका अपना खुद का इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो होता है। क्या हिंदू सोसाइटी के पार्ट है, नहीं है, एसिमिलेशन है, इंटीग्रेशन है, वो डिबेटेबल इशू है, राइट? जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जब आप इनके पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यार पता है ऐसा देखा गया कि जो मूवमेंट्स हो रही है ना, ठीक है, उन मूवमेंट्स की वजह से डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब कि जब जो नॉन ट्राइबल्स हैं जब वो उनके एरिया में आ रहे हैं तो ये माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि पहले जिन एरियाज के अंदर वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, वहां पर जब नॉन ट्राइबल्स आने शुरू हुए तो ये माइनॉरिटी में चले गए। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन है बट मेजॉरिटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर तो बाकी कहाँ है, ठीक है, मतलब है बट उतने ज्यादा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है? नो अब देखिए जो अगर आप इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस की बात करते हैं, नॉन ट्राइबल्स उनकी पोजीशन रिलेटिवली अच्छी है, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्राइबल पीपल। उसके पीछे रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एजेंडा लाना शुरू किया ना,
डेवलपमेंट एजेंडा का मतलब हम डैम्स बनाएंगे, हम माइनिंग करेंगे, हम कैपिटलिस्ट मॉडल लेकर आएंगे। अब यार कैपिटलिज्म को लाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज उनके एरिया में है, सारे माइंस उनके एरिया में, फॉरेस्ट उनके एरिया में, तो आपने तो कंट्रोल कर लिया ना उनका एरिया। अगर उनका एरिया कंट्रोल हो गया तो फिर क्या ही बोलूंगा उनको, ठीक है। अब उनको जॉब सर्च करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, सारी चीजें करनी पड़ती, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे इतना समझ में आ गया, राइट। एंड यही वो एग्जांपल दिया हुआ कि पोलाराम डैम्स हैं और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। आज आदिवासियों ने अपने लिए राइट्स को मांगना शुरू कर दिया। आज आदिवासियों ने अपने लिए एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आज वो ये बोलते हैं कि जिस एरिया में हमारा डोमिनेंस था वहां के हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, वो हमारा एरिया, हम उसी एरिया में रहते हैं, राइट। अगर आप एक आदिवासी हो, मैं एक आदिवासी हूँ, तो हम दोनों ने सेम चीज एक्सपीरियंस की थी। पहला लॉस ऑफ लाइवलीहुड, पहले जनरेशन में जो हमारे साथ काम होता था, ठीक है, पहले जो सारी फैमिली मेंबर्स फॉरेस्ट गुड्स को यूज करती थी, बाकी चीजें करती थी, वो लॉस हो रहा है। फिर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे हमें माइग्रेट करने को बोला, भाई नर्मदा पे जो सरदार सरोवर डैम बना है उसकी वजह से 2 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट होना पड़ा। 2 लाख लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। अभी आप टेहरी डैम की हाइट बढ़ाने चाहते हो, उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। 9th में तो चैप्टर भी है टेहरी डैम के ऊपर, 9th या 10th में, ठीक है। तो अगर पता है लोग ना, मतलब वो उनके लिए एक्सपीरियंस है और बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जाती है कि इनके प्रोटेस्ट की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया वो मिल तो गया, बट जो सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रिसोर्सेज उनके पास है, फॉरेस्ट उनके पास है, तो फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक केस स्टडी है, ठीक है, सीयूईटी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती नहीं मुझे। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, उड़ीसा के अंदर कुछ आदिवासी को मार दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? कि गवर्नमेंट ने उनकी जमीन लेकर स्टील प्लांट को दे दी थी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बोले गए थे कि मेन के जो जेनिटल पार्ट है, वुमेन के जो जेनिटल पार्ट है उसको काट दिया गया था। वो मतलब पुलिस ने बहुत रूथलेसली एक्ट किया था, राइट। इट मींस आप अपने राइट के लिए लड़ भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए साहब, इतना तो हमने पढ़ लिया, राइट। ये जो 2 टॉपिक हैं, स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी एंड राइट्स, ये हम कल करते हैं या हम परसों करते हैं, ठीक है।